26 जून 1975 आयरलैंड के एक छोटे से गांव में एक इंसान को लोग आज भी याद करते हैं, जिसे पूरी बैटिंग इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया, जिसने सबके सामने 36 लाख पाउंड्स का डाका डाला। न गन यूज की, न हैकिंग और न ही रॉबरी की, सिर्फ एक इंटेलिजेंट मास्टरमाइंड और एक हॉर्स जिसका नाम येलो सैम था। बस इन सब का इस्तेमाल करके $3.5 मिलियन पैसे चुरा लिए, और वो भी सबकी आंखों के सामने। और बाद में वो खुलेआम घूमता रहा, पुलिस उसको हाथ भी नहीं लगा पाई, क्योंकि ये सब कुछ उसने कानून के दायरे में रहकर किया। और सबसे क्रेजी बात तो ये थी कि ये पूरी $multi-million बैटिंग ऑपरेशन डिपेंड करता था एक पब्लिक टेलीफोन बूथ पर, और वो फोन अगर 1 मिनट के लिए भी फ्री हो जाता तो बार्ली कर्ली का पूरा प्लान फेल हो जाता। तो आखिर उसने सिस्टम को कैसे बीट किया? और इस इंसान का नाम था बार्नी कर्ली, एक फेमस गैम्बलर। ये इतना खतरनाक था कि खिलाड़ी और बुकीज उसका नाम सुनते ही डर जाते थे। ये 1975 की वो खतरनाक स्टोरी है जिसे दुनिया आज येलो सैम बैटिंग कॉप के नाम से जानती है। तो आइए हम आज इसके बारे में जानते हैं। बार्नी कर्ली आयरलैंड का एक फेमस गैम्बलर और बिजनेसमैन था, और इसकी लाइफ इजी नहीं थी। ये गरीब फैमिली बैकग्राउंड से आया था और अर्ली लाइफ में इसने बहुत स्ट्रगल किया। लेकिन बार्ली कर्ली ऑर्डिनरी गैम्बलर नहीं था। जहां ज्यादातर लोग बैटिंग को लक समझते थे, वहां बार्नी कर्ली बैटिंग को मैथमेटिक्स और फिजियोलॉजी की गेम मानता था। वो सिस्टम को ऑब्जर्व करता था, वीकनेस फाइंड करता था और सब्र के साथ परफेक्ट मौके का इंतजार करता था। देखो, 1970 में बैटिंग सिस्टम आज जैसे डिजिटल नहीं था। बुकीज कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन का इस्तेमाल करते थे। अगर किसी घोड़े पर सडनली हैवी बैटिंग लग जाती थी तो बैटिंग शॉप एक दूसरे को इन्फॉर्म करते थे और ऑड्स तुरंत रिड्यूस कर देते थे। इसी वजह से ह्यूज प्रॉफिट अर्न करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन बार्नी कर्ली ने इस सिस्टम में एक लूप होल नोटिस किया। उसने सोचा कि अगर बुकीज एक दूसरे से कम्युनिकेट ही न कर पाए तो क्या होगा। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये बैटिंग सिस्टम है क्या। देखो, बैटिंग में एक जुआ खेलने वाले होते हैं जो घोड़ों पर पैसे लगाते हैं। अगर उसका घोड़ा जीत जाता है तो उसके पैसे डबल या ट्रिपल हो जाते हैं, और ये रेट सेट करने वाले बुकीज होते हैं। यही डिसाइड करते हैं कि किस घोड़े पर कितने टाइम्स पैसा ज्यादा मिलेगा। अगर घोड़ा सुस्त होता है तो उसके जीतने के चांस भी बहुत कम होते हैं, तो उसकी रेट सबसे ज्यादा होती है। मतलब 1 रुपया लगाओ और 20 रुपये ले जाओ। और इसी तरह जो घोड़ा तेज होता है तो उसके जीतने के चांस भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसका रेट भी बहुत कम होता है। इसका मतलब वही ज्यादा पैसे कमाता है जिसका घोड़ा भी कमजोर हो और वो रेस भी जीत जाए। तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। देखो, चार्ली ने, जो बार्नी कर्ली का फादर था, उसे सारी जिंदगी एक सुस्त कुत्ते को मेडिसिन के जरिए चुस्त किया, और इस तरह वो बुकीज को धोखा देता था। लेकिन 1957 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने चार्ली को कर्जे में डुबा दिया। उसने हमेशा की तरह अपने उस सुस्त कुत्ते को ड्रग्स दिया और सारे पैसे उसी पर लगा दिए। लेकिन मेडिसिन का गलत असर हुआ और वो कुत्ता हार जाता है, और सिर्फ हारता ही नहीं, उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट जाती है। और उस वक्त बार्ली 16 इयर्स का था और ये सब कुछ देख रहा था। इस एक हार ने पूरी फैमिली को कर्जे में डुबा दिया, और कहा जाता है कि बार्नी को स्कूल छोड़कर फैक्ट्री में काम करना पड़ा ताकि उनका कर्जा कम हो जाए। और यहीं से बार्ली ने जुए के हर एक साइड को करीब से देखा। बार्नी ने बहुत सारे काम किए, लेकिन हर जगह उसे घाटा पड़ा। लेकिन उसका दिल सिर्फ हॉर्स बैटिंग और जुए में लगा रहता था। लेकिन आखिरकार उसने गैम्बलिंग की प्रोफेशनल दुनिया में कदम रखने का फैसला कर लिया, और कहा जाता है कि 1975 तक गैम्बलिंग की दुनिया में उसने खूब लूट मार मचाई। और कभी कभार उसकी ट्रिक्स काम कर जाती थी तो कभी उसको कर्जे के तले डुबा देती थी। और अब बुकीज तो बार्ली का नाम सुनते ही डर जाते थे। या तो वो उसे गेम ही नहीं खेलने देते थे, या फिर जिस घोड़े पर सबसे ज्यादा रेट होती थी वो रेट्स तुरंत गिरा देते थे। और अब तक बार्ली कर्ली पर 12,000 पाउंड्स का कर्जा चढ़ चुका था।
और इस दलदल से निकलने के लिए बार्ली के पास एक ही तरीका था। और बार्ली ने अपने एक पुराने दोस्त से एक घोड़ा लिया और उसका रिकॉर्ड काफी खराब था और इस घोड़े का नाम रखा गया येलो सेम, जो बार्ली के बाप का निकनेम हुआ करता था। हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग येलो सेम के रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब थे। पिछली 9 रेसों में वो 8वीं पोजीशन से भी पीछे रहा था, लेकिन बार्ली ने इस घोड़े को इंटेंशनली ऐसी रेस में एंटर करवाया जो उसके लिए सूटेबल नहीं थी और इसका रिजल्ट घोड़ा रिपीटेडली पूर परफॉर्म करता रहा। बुकीज और पब्लिक दोनों को लगा कि ये येलो सेम बहुत वीक है और धीरे धीरे उसके ऑड्स बहुत हाई हो गए। लेकिन ये सब तो बार्ली के मास्टर प्लान का एक पार्ट था और बार्ली येलो सेम को अंडर हैंडीकैप्ड करवाया करता था ताकि जब रियल रेस हो वो तेज भाग सके। देखो 26 जैन 1975 फाइनली बार्ली ने टारगेट सिलेक्ट किया। ये एक हैंडीकैप रेस थी, तो उसने एक ऐसा प्लान बनाया जो बैटिंग इंडस्ट्री में लेजेंडरी बन गया। देखो उस वक्त बेलिस्टाउन रेस कोर्स में सिर्फ एक पब्लिक टेलीफोन बूथ अवेलेबल था और बुकीज ऑफ ट्रैक बैटिंग शॉप से कम्युनिकेट करने के लिए उसी पर डिपेंड करते थे और फिर घोड़ों के रेट्स कम या ज्यादा करते थे। और फिर बार्ली ने सोचा अगर उस टेलीफोन बूथ को आखिरी समय पर बंद रखा जाए तो बुकीज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे और इस तरह मैं रेस जीत सकता हूँ। लेकिन ये काम आसान करना नहीं था और अगर बुकीज को भी जरा सा शक हो जाता तो घोड़ों के रेट्स गिर जाते। और फिर बार्ली ने पूरे आयरलैंड में से 300 लोगों को चुना जो आखिरी वक्त पर येलो सेम के ऊपर पैसे लगाएंगे। और कहा जाता है कि इस प्लान के लिए बार्ली ने 15,000 पाउंड्स इन्वेस्ट किए जो उसकी पूरी जिंदगी की सेविंग थी। अगर ये पैसे डूब जाते तो बार्ली कर्ली तबाह हो सकता था। और अब आ जाता है रेस वाला दिन और फिर प्लान के मुताबिक येलो सेम की सबसे ज्यादा रेट थी क्योंकि इसकी ऑफिशियल रेट काफी कम थी। देखो बार्ली ने अपने एक ट्रस्टेड दोस्त बैनी को एक सिंपल बट जीनियस मिशन दिया, फोन बूथ को ऑक्यूपाइड करने का, बस इतना ही। बट इस सिंपल काम पर मिलियंस ऑफ डॉलर डिपेंड करते थे। और प्लान के मुताबिक रेस वाले दिन बैनी टेलीफोन बूथ पर गया और उसने कहा कि मेरे घर में कुछ सीरियस फैमिली इमरजेंसी है, तो वो फोन पर कॉल करने लगा। बैनी ने उसे इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि अगर जबरदस्ती आपसे कोई फोन लेना चाहे तो आप टेलीफोन को तोड़ देना। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो लगभग 25 मिनट तक लगातार कॉल पर बात करता रहा। और इसी दौरान बार्ली की बैटिंग टीम आयरलैंड और यूके की मल्टीपल बैटिंग शॉप्स में बैट्स लगा रहे थे और सभी एक ही घोड़े पर, येलो सेम पर। और बुकीज कंफ्यूज होने लगे कि इतने पैसे सडनली इस हॉर्स पर क्यों लग रहे हैं। और जब वो कॉल करते हैं तो टेलीफोन बूथ बिजी आता है और फिर 25 मिनट के बाद बैनी टेलीफोन बूथ को रखकर गायब हो जाता है और येलो सेम की रेट 1 से 20 के बीच ही रहती है और इस तरह रेस शुरू हो जाती है। लेकिन अब सब कुछ डिपेंड करता था येलो सेम पर और अगर हॉर्स हार जाता तो बार्ली फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय हो सकता था। रेस स्टार्ट होती है, क्राउड रिलैक्स था, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि हिस्ट्री बनने वाली है। और उस वक्त बार्नी रेस में मौजूद तो था लेकिन बुकीज की नजरों से बचने के लिए वो झाड़ियों में से छुपकर रेस को देख रहा था। और फिर येलो सेम ग्रेजुअली फ्रंट की तरफ मूव करने लगा। कमेंटेटर्स शॉक थे, बुकीज पैनिक करने लगे और कुछ ही मूवमेंट के बाद येलो सेम रेस जीत जाता है। और बाद में जब पता चलता है कि एक्चुअली में क्या हुआ था तो बहुत पैनिक होता है। और फिर बैनी को पकड़ कर लाया जाता है और बैनी बार्ली को पहचानने से इनकार कर देता है। और अब बारी थी बार्ली को पैसे देने की। बार्ली ने 15,000 पाउंड्स इन्वेस्ट किए थे और उसे 20 टाइम्स ज्यादा पैसे मिलने थे। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 3 लाख पाउंड्स, जो आज के हिसाब से 3.5 मिलियन डॉलर तक जाते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उसने कोई भी कानून हाथ में नहीं लिया, उसे सिर्फ सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया। और उसके बाद बुकीज ने बहुत सारे नए रूल्स भी लाए। बुकीज फ्यूरियस थे लेकिन लीगल सबूत नहीं था। और बार्ली कर्ली बाद में हॉर्स रेसिंग वर्ल्ड में लेजेंडरी फिगर बन गया।
और इसे रॉबिन हुड ऑफ रेसिंग भी कहा जाता है। और अनफॉर्चुनेटली 23 मई 2021 में 81 साल की उम्र में कैंसर की वजह से बार्ली कर्ली इस दुनिया से चले जाते हैं। और कहा जाता है कि बार्नी ने इस पैसे से बहुत सारे गरीबों की मदद भी की थी। और अगर आपको ऐसी रियल मिस्ट्री और मास्टरमाइंड स्टोरीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।